नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने एम्मा जहाज की फाइल देखी थी। एक जहाज जो समुंदर के बीचों बीच मिला, पर उस पर एक भी इंसान नहीं था। क्रू गायब था, लेकिन एक नाविक की जर्नल मिली थी। उसमें एक अनजान द्वीप, समुंदर के नीचे कुछ अजीब हरकतों और एक बेहद अजीब मूर्ति का जिक्र था। हाँ, और वो जर्नल जिस तरह बीच में ही खत्म हो जाती है वो अपने आप में काफी कुछ कहती है। लेकिन सबसे काम की बात वो मूर्ति थी। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो एक पैटर्न था। सही। वही डिजाइन जो हमने पहले की फाइलों में देखा था। कलाकारों के डरावने सपनों में, लुजियाना के जंगलों में, उस पंथ के पास और प्रोफेसर इंजिल के रिसर्च नोट्स में। मतलब सारे धागे एक ही डिजाइन की तरफ इशारा कर रहे थे। और आज हम उसी धागे को पकड़कर और आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे सामने जो नई फाइल है उसका नाम है द अवेकनिंग। अच्छा। इसमें सपने या कहानियां नहीं है। ये फाइल भरी पड़ी है दुनिया भर से आई रिपोर्ट्स से, असली ठोस रिपोर्ट्स जो सीधे सीधे एक डूबे हुए शहर या कह सकते हैं द्वीप के समंदर से बाहर आने की बात करती हैं। तो आज हमारा मिशन इन समुद्री लॉग्स, साइंटिफिक डेटा और चश्मदीदों के बयानों को खंगालना है और ये समझना है कि ये हो क्या रहा है। ये वो पॉइंट है, मतलब जहां कहानी अंदाजों से निकलकर हकीकत में कदम रखती है। बिल्कुल। अब तक हमारे पास जो भी था वो दिमागी था, सपने, डर, पुरानी कहानियां। लेकिन अब हमारे पास वो स्रोत हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोस्ट गार्ड्स, शिप कैप्टन्स, साइंटिस्ट्स, ये सब लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, अनजाने में एक ही भयानक घटना की गवाही दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रिपोर्ट से। ये एक नॉर्वेजियन रिसर्च जहाज की है। ठीक है। ये लोग समुद्र की गहराई का नक्शा बना रहे थे, जिसे सी बेड मैपिंग कहते हैं। और अचानक उनके डेप्थ सेंसर्स ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो नामुमकिन लगना चाहिए। क्या? समुद्र का तल जो हजारों साल से एक ही जगह पर था, अचानक ऊपर उठने लगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि वो ऊपर उठा, बल्कि कैसे ऊपर उठा। हाँ। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक सीधी खड़ी हलचल थी, एक वर्टिकल शिफ्ट। देखो, जब कोई भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो जमीन कांपती है, टूटती है, बेतरतीब तरीके से हिलती है। लेकिन ये कुछ और था। ये ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज समंदर के नीचे से सीधे ऊपर की तरफ धकेली जा रही हो। ये मूवमेंट इतना सटीक और कंट्रोल था कि एक साइंटिस्ट ने अपने नोट में लिखा है, इट फेल्ट ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल। एक मिनट, आर्टिफिशियल मतलब जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो? क्या ये कोई नेचुरल भूवैज्ञानिक घटना नहीं हो सकती? बिल्कुल, यही पहला सवाल था जो उन्होंने भी पूछा। अच्छा। उन्होंने अपने सारे सिस्टम्स को कई बार चेक किया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आसपास के कई और जहाजों के सेंसर्स ने भी इसी तरह की रीडिंग दर्ज की। तो ये किसी एक जहाज की तकनीकी खराबी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात नेचुरल घटना की, तो आज तक के रिकॉर्ड में ऐसी कोई भूवैज्ञानिक घटना नहीं है जिसमें जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इतने कंट्रोल तरीके से सीधा ऊपर उठाओ। और ये बात और भी पुख्ता हो जाती है जब हम अगली फाइल देखते हैं। ठीक उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत और हिंद महासागर के मछुआरों ने एक अजीब सी कंपन महसूस की। कंपन? भूकंप की तरह? नहीं, वही तो बात है। ये भूकंप जैसा झटका नहीं था, जमीन नहीं हिली। उन्होंने बताया कि ऐसा लगा जैसे पानी के बहुत नीचे से एक गहरी, धीमी धमक महसूस हुई हो, एक थ्रमिंग सेंसेशन। तो ये जो भी था वो लोकल नहीं था, इसका असर बहुत बड़े एरिया पर हुआ था। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से एक ही तरह की अजीब हरकत रिकॉर्ड की जाती है तो उसे संयोग कहकर नहीं टाला जा सकता। सही। एक तरफ सेंसर्स एक कंट्रोल्ड उभार दर्ज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर इंसान एक अजीब कंपन महसूस कर रहे हैं। ये सब एक ही कहानी कह रहे थे कि समंदर के नीचे कुछ बहुत बड़ा और बहुत अजीब हो रहा था। सेंसर और कंपन तो एक बात है, लेकिन जब किसी ने इस चीज को अपनी आंखों से देखा तब ये कहानी दिमाग से निकलकर हकीकत में उतर आई। अगली रिपोर्ट एक कार्गो जहाज के कैप्टन की लॉगबुक से है और मैं सीधे उनकी लॉगबुक से पढ़ रही हूँ। बताइए। सुबह के वक्त क्षितिज पर जमीन का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है जो हमारे पास मौजूद किसी भी समुद्री चार्ट पर नहीं है। सोचिए जरा, एक समुद्री कैप्टन के लिए ये लाइन कितनी डरावनी होगी। हाँ। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी सुरक्षा, सब कुछ उन चार्ट्स पर निर्भर करती है। एक ऐसी जमीन का दिखना जो नक्शे पर है ही नहीं, ये किसी भूतिया जहाज को देखने से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि या तो दुनिया के सारे नक्शे गलत हैं
या फिर वो जमीन वहां नहीं होनी चाहिए थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद कैप्टन ने अपनी लॉगबुक में फिर से लिखा कि वो जमीन का टुकड़ा बड़ा हो रहा था। हाँ, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं था। उन्हें साफ दिख रहा था कि वो जमीन समंदर से और ऊपर उठ रही है। उन्होंने लिखा है, इट्स एज इफ अ ग्रेट बीस्ट इज पुशिंग द सी फ्लोर अपवर्ड्स फ्रॉम बिलो। और जब कैप्टन ने दूरबीन से उस द्वीप की बनावट को देखा तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, वहीं पर यह कहानी हमारे पुराने सुरागों से जुड़ जाती है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, दांतेदार नुकीली चट्टानें, अजीब से कोण पर झुकी हुई ढलानें और कुछ ऐसी इमारतें या आकार जिन्हें उन्होंने अप्राकृतिक ज्यामिति कहा। अननेचुरल ज्योमेट्री। हाँ, ये शब्द सुनते ही कलाकार विल्कॉक्स के वो सपने याद आते हैं जिसमें उसने ऐसी आर्किटेक्चर की तस्वीरें बनाई थी। और प्रोफेसर एंजल के नोट्स में भी बिल्कुल इसी तरह की बनावट का जिक्र था। सही, ये वही भाषा है जो बार बार लौट कर आ रही है। लेकिन उस लॉन्गबुक का जो हिस्सा पढ़कर मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा, वो कैप्टन का आखिरी नोट था। उन्होंने लिखा, मैंने अपने क्रू को उस द्वीप के पास जाने से सख्ती से मना कर दिया है। उस जगह में कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद हमें चेतावनी दे रहा हो कि दूर रहो। ये मानवीय अंतर्ज्ञान, अ सेलर्स इंस्टिंक्ट, इस पूरी घटना को और भी भयानक बना देता है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास साइंटिफिक डेटा है, सेंसस की रीडिंग है, और दूसरी तरफ एक अनुभवी इंसान का डर है। उसका दिल कह रहा है कि जो दिख रहा है वो कुदरत के कानून के खिलाफ है। ये डर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई आम भूवैज्ञानिक घटना नहीं थी। सही कहा। और जांचकर्ता फ्रांसिस ने इस तरह के मानवीय अनुभव को भी डेटा जितना ही महत्व दिया है। और अब इस कहानी में विज्ञान की एक और परत जुड़ती है। अच्छा। लगभग उसी समय पास के एक भूविज्ञान स्टेशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और अजीब रिकॉर्ड किया। उन्होंने बताया कि एक खास समुद्री एरिया में मैग्नेटिक रीडिंग्स अचानक बहुत तेजी से बढ़ गईं। मैग्नेटिक रीडिंग्स? हाँ, उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों के कंपस पागल हो गए। वो गोल गोल घूमने लगे और कई साइंटिफिक उपकरण कुछ देर के लिए काम करना बंद कर गए। और ये पैटर्न अब हमारे लिए जाना पहचाना है। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही है जैसा एम्मा जहाज के नाविक ने अपनी जर्नल में लिखा था जब उनका जहाज उस रहस्यमय द्वीप के पास से गुजरा था। और प्रोफेसर एंजल के नोट्स में भी यही चुंबकीय गड़बड़ी दर्ज थी। तो इस पॉइंट पर आकर फ्रांसिस के लिए साफ हो गया था, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब एक ही चीज के लक्षण हैं। इनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक उभरता हुआ द्वीप है, समंदर में कंपन है, मैग्नेटिक गड़बड़ी है और इन सब के चश्मदीद गवाह हैं। अब फ्रांसिस ने अपनी मेज पर सारे सबूत फैला दिए। उसने नक्शों और तारीखों को मिलाना शुरू किया। एक तरफ कलाकारों के सपनों की शुरुआत की तारीख, दूसरी तरफ जंगल में उस पंथ की अजीब रस्मों का समय, फिर एम्मा जहाज के गायब होने की घटना, और अब ये उभरता हुआ द्वीप। और जब उसने इन सभी घटनाओं को एक टाइमलाइन पे रखा, तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। क्या था वो पैटर्न? ये सब कुछ हफ्तों के अंदर हुआ था। ऐसा नहीं था कि ये घटनाएं सालों के अंतराल पर हुई हैं। ये एक अदृश्य उल्टी गिनती की तरह लग रहा था, जिसका क्लाइमैक्स इस द्वीप का सतह पर आना था। हर सुराग एक बड़ी सुनामी से पहले आने वाली छोटी लहरों जैसा था। बिल्कुल। और फिर फ्रांसिस ने वो किया जिससे इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। उसने नॉर्वेजियन जहाज के डेटा, कार्गो शिप की लोकेशन और जियोलॉजी स्टेशन की रीडिंग का इस्तेमाल करके उस नए द्वीप के कोऑर्डिनेट्स का पता लगाया। उसकी सही लोकेशन। हाँ, और जब उसने उस लोकेशन को दुनिया के नक्शे पर मार्क किया तो उसके होश उड़ गए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे सपने सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की कोई चीज हैं या वो किसी बाहरी हकीकत से भी जुड़े हो सकते हैं? क्यों? क्या मिला उसे? फ्रांसिस ने पाया कि उस द्वीप की लोकेशन लगभग वही जगह थी जिसे कलाकार विल्कॉक्स ने महीनों पहले अपने सपनों के आधार पर बनाया था। क्या? हाँ, वो डरावनी इमारतें, वो अजीब ज्यामिति, वो किसी की कल्पना नहीं थी। मतलब? वो सपने एक असली फिजिकल जगह को दिखा रहे थे। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जो अब तक समंदर की गहराइयों में सो रही थी, लेकिन अब जाग रही थी। हाँ, विल्कॉक्स का दिमाग अनजाने में एक एंटीना बन गया था जो हजारों मील दूर हो रही एक ऐसी घटना को पकड़ रहा था जिसे विज्ञान बस समझने की शुरुआत ही कर रहा था। सच कहूं तो पूरी फाइल का ये वो हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। एक पल के लिए रुककर इस बात की भयावहता को समझते हैं।
हम सिर्फ एक द्वीप के उगने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि एक कलाकार का दिमाग हजारों किलोमीटर दूर एक फिजिकल घटना के लिए एक रिसीवर की तरह काम कर रहा था। ये हमारे यथार्थ की समझ पर ही सवाल उठाता है। इसका मतलब है कि सपनों और हकीकत के बीच की दीवार उतनी मजबूत नहीं है जितना हम समझते हैं। ये सोचकर भी डर लगता है, अगर एक डूबा हुआ शहर सपनों के जरिए इंसानी दिमाग तक पहुंच सकता है, तो जब वो पूरी तरह जाग जाएगा तो उसका असर हमारी दुनिया पर क्या होगा? बिल्कुल, और यहाँ से हमारी जांच का फोकस भी बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच है, क्योंकि रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती हैं। सही। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। तो आज की हमारी पड़ताल का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, समुद्री लॉग्स और मैग्नेटिक डेटा की एक पूरी सीरीज मिलकर एक ऐसे द्वीप के उदय को कंफर्म करती है जो अब तक सिर्फ सपनों और पुरानी कहानियों में मौजूद था। हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क अब मिट चुका है। फ्रांसिस ने इस फाइल के अंत में एक बहुत ही गंभीर नोट लिखा है। वो लिखता है, अगर द्वीप एक बार उठा है तो ये फिर से उठ सकता है। और इसके साथ जुड़ा गहरा सवाल ये है कि अगर जमीन हिली तो उसके नीचे क्या हिला। और यही सवाल हम आज के लिए छोड़ जाते हैं। इस फाइल का नाम द अवेकनिंग है, पर असल में जाग क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना है या किसी प्राचीन सोई हुई शक्ति के फिर से एक्टिव होने का संकेत है? अगर सपनों की दुनिया अब हकीकत बन रही है तो उस दुनिया की कौन सी चीजें, कौन सी शक्तियां हमारे साथ इस हकीकत में शामिल हो रही हैं?